हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोया और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सबका। और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4 है, जिसमें हम स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए क्या मापदंड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को स्थायी सदस्य बनना है, किसी भी यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थायी सदस्य बनना है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन पॉइंटों में। तो चलिए हम बिना टाइम जाए करें, हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले जो वीडियो दिया था उसमें बता दिया था कि जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं और जो अस्थायी होते हैं वो होते हैं 10, ठीक है, वो 10 होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि स्थायी सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए और अस्थायी बनने के लिए क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। पहला है बड़ी अर्थव्यवस्था, ताकत होना, ठीक है, आर्थिक ताकत होना। देखिए, सबसे बड़ी पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आर्थिक ताकत जो होनी चाहिए किसी भी देश की, अगर वो उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनना है तो उसके अंदर बड़ी ताकत होनी चाहिए आर्थिक व्यवस्था की, ठीक है। वो बड़ा, जैसे कि एक पूंजीवाद देश होना चाहिए, जैसे अमेरिका है उसी तरह, ठीक है। दूसरा आते हैं, दूसरा बड़ा सैन्य ताकत होना चाहिए। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 2 में जो हमने फ्रीडम पढ़ा था और ऑपरेशन पढ़े थे, ऑपरेशन जो पढ़ा था उसमें हमने अमेरिका की कितनी बड़ी ताकत है सैन्य में, वो हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका की कितनी बड़ी सेना है, ठीक है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो देश थे, कुल देश के जितने भी सेना आए थे उसमें से 75% किसके थे, अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जब बात आती है तो हम देखते हैं कि उसमें जो बजट की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा बजट किसका होना चाहिए, उन देशों का होना चाहिए जो उसके स्थायी और अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ताकत होना चाहिए उसका, बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देता हो वो। दूसरी सैन्य शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति ताकत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आज़ादी के लिहाज से वह बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, आज़ादी के लिहाज से, ठीक है। ये सब उसके अंदर खूबियाँ अगर है तो वो क्या बन सकता है, स्थायी सदस्य बन सकता है किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, यह देश ऐसे हो कि उन अपने भूमिका, भूगोल, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक लिहाज से वह विश्व की विविधता और नुमाइंदगी करता हो, ठीक है। क्या हमने पढ़ा, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, भूगोल और आर्थिक व्यवस्था से उसके लिहाज से वो विश्व का सबसे अलग हो, उसका नुमाइंदगी करता हो, ठीक है। और आज़ादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ठीक है। बजट में योगदान देता हो, ठीक है। आपको स्थायी और अस्थायी समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस लिए बना है, न्याय करने के लिए, यानी जो देशों के बीच में झगड़ा होता है उससे निपटा जाए। कैसे निपटा जाए, उसके लिए एक संघ होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बातचीत किया जाए, वो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया, वो किस तरह से न्याय करता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए हम इसमें हम जानते हैं कि वो न्याय अधिकार कैसे करता है, ठीक है। देखिए, सदस्यता का सवाल गंभीर सवाल है, ठीक है।
अब सदस्य के जो सवाल था वो गंभीर सवाल था, यानी स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य कैसे कैसे बनना है, ये गंभीर सवाल है उनके लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा विश्व के सामने एक ठोस मामले हैं। कौन से मामले? संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व में 60 साल पूरे किए तो उसके सभी सदस्य देश के मुख्य सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का 60 साल पूरा हो गया तो 2005 में सब क्या हुआ, सारे जो सदस्य देश थे, सभी जो सदस्य देश थे वो क्या हुआ, वो 5 सितंबर को इकट्ठे हो गए। कहाँ पर इकट्ठे हो गए? संयुक्त राष्ट्र संघ में। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे अब क्या हुआ, इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया, ठीक है। अब उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया, वो कौन कौन से थे? वो ये थे, ठीक है। शांति संस्थापक आयोग का गठन, एक आयोग बनना चाहिए जो शांति संस्थापक हो, ठीक है। उसके बाद यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व की बिरादरी इसका उत्तरदायित्व उठा ले, ठीक है। यानी ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई अपने देश के नागरिकों की हितों की रक्षा नहीं कर सकता तो एक विश्व के सभी देश उसकी रक्षा करे, ठीक है, उनकी क्या करे, उनकी मदद करे। ये बताया गया है उस दिन, किस दिन, जब वो 5 सितंबर को सभी लोग वहाँ पर शामिल हुए थे, ठीक है। ये कदम उठाया गया था। आगे देखते हैं। मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 के 19 जून को सक्रिय हुआ। देखिए मानव अधिकार जो है, पहले आपने चैप्टर अगर 11th क्लास में याद हो तो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि एक आदमी होता है, उसको जेल हो जाती है, उसको चोरी के इल्ज़ाम में जेल होती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। और इसी तरह की उसको 77 साल का हो जाता है, ठीक है। जब वो जेल में होता है तो वो कुल शायद 18 का या 19 का होता है, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो 77 साल का हो जाता है। कुल 28 साल वो जेल में रहता है, ठीक है। वो 28 साल जेल में रहता है और इस वजह से काम क्या था, वो छोटी सी चोरी के मामले में जाता है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए एक मानव अधिकार बनाया गया, ठीक है, जो लोगों के मानव की इच्छाओं को या उनके अधिकारों को समझ सके, उनके आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ठीक है। यानी जेल में भी बहुत सी समस्या होती हैं जो उन तक नहीं पहुंचती, तो मानव अधिकार बनाया जाता है। ये उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं, उनकी देख रेख करते हैं ताकि कोई समस्या हो तो उनका वो समाधान कर सके, ठीक है। इतना समझ आ गया मानव अधिकार क्या काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। सहसाधित विश्व लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, को प्राप्त करने पर सहमति, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं सहस्राब्दी विकास का लक्ष्य प्राप्त करे, ठीक है, सभी देश सहसाचित विकास का लक्ष्य प्राप्त करे। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बोला गया हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, ठीक है, हर तरीके से आतंकवाद की निंदा होनी चाहिए, उनको किसी तरह से माफ़ नहीं करना चाहिए। ये क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कदम उठाया गया था, उसमें बताया गया था कि जो आतंकवादी हैं उनकी किसी तरह से उनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए पूरी तरह से, ठीक है, ये कहा गया है। आगे देखें। एक लोकतंत्र कोष संगठन होना चाहिए ताकि जैसे मान लीजिए 2006 में नेपाल में
मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में वीडियो दिया था, उसमें नेपाल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि 2006 में वहाँ पर क्या हुआ, राजतंत्र आया, लोकतंत्र आया। पहले वहाँ पर क्या था, राजतंत्र। तो एक ऐसा लोकतंत्र कोर्स होना चाहिए जिससे क्या हो कि लोगों के लोकतंत्र यानी और देश में जो भी समस्या का हो, बहुत जगह तो अभी तक भी शासन काल चल रहा है, तो ऐसा ना हो, हर जगह लोकतंत्र हो। तो इसलिए ऐसा एक कोर्स बनाना चाहिए जो लोकतंत्र की रक्षा कर सके। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रूथशिप काउंसलिंग यानी न्यायिक परिषद को समाप्त करने पर सहमति। अब वो न्याय सीता परिषद को समाप्त करने की सहमति पर जोर देते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सब चीज़ें क्या थी, ये थी कि जो हमने पहले पढ़ा 2005 में जब 60 साल मनाया जा रहा था, तो ये कदम उठाए गए थे। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। याद रखिएगा, 3 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से कदम कब उठाए गए थे। 60वें जब उसका मनाया जा रहा था एनिवर्सरी, ठीक है, तब ये कदम उठाया गया था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ज़रूर पूछा जाता है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले में कई आधारों पर समर्थन दिया। ठीक है, भारत मानता है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मौजूदगी का दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात पर समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, भारत को ये विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें बोला गया है कि जो भारत है उसने कई बातों पे सहमति दिया है। किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है, कि उसके बदलते हुए मसले को देखकर, उस विश्व में अंतर्राष्ट्रीय में समस्याओं को देखकर कई तरह से उसने क्या किया है, अपना समर्थन दिया है उसके बदलते मामलों को, क्योंकि उसे पता है विश्व जो है वो धीरे धीरे बदलता जाता है, उसकी एजेंसियाँ भी विकास कर रही हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आने चाहिए जिसमें भारत ने अपना समर्थन दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और कुछ जानने वाला नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई किसकी सदस्य संख्या। ठीक है, सदस्य संख्या 11 से बढ़ के 15 हो गई। पहले थी 11 अस्थायी और स्थायी को मिलाकर, अब कितनी होगी? अब हो गई 15, यानी 5 जो है वो है अस्थायी, और जो 10 है वो क्या है? वो है स्थायी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। देखिए, अब क्या हुआ, उन्होंने जो अस्थायी सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दी 15, लेकिन अस्थायी अभी स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो 5 का 5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में परिषद का आकार जस का तस बना हुआ रहा। यह भी एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आम सभा में ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन है? अस्थायी सदस्य जो है वो है विकासशील सदस्य, ज़्यादातर विकासशील सदस्य हैं उसमें। ठीक है, इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसले में इनकी
भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले का उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस पर प्रभाव पड़ता है? अस्थायी सदस्यों पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह से सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन है। ठीक है, भारत चाहता है कि जो अस्थायी सदस्य है उसकी संख्या बढ़ जाए, स्थायी सदस्य की भी संख्या बढ़ जाए। ये क्या चाहता है? ये कौन चाहता है? भारत। ठीक है, चलिए। भारत के प्रतिनिधित्व का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। ठीक है, सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व विरादगी, ठीक है, विरादगी के समर्थन पर निर्भर है। इसी कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की इस कारण समर्थन परिषद की कोई पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धारत्व पर बनानी चाहिए। मिसाल के लिए इसमें सभी की अपेक्षा ज़्यादातर विकासशील देशों का होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें यह है कि अब जब उसकी मान लीजिए उसकी संख्या है 5, अस्थायी की संख्या है 10। ठीक है, अब ये इतने के इतने रहेंगे तो देश तो बड़े हैं ना, देश तो बहुत बड़ा है, तो वो कैसे इसमें शामिल हो सकेंगे? नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भारत है और भी जो देश हैं, भारत के साथ और भी जो देश है वो क्या चाहते हैं? इसकी अस्थायी की संख्या बढ़े, स्थायी संख्या बढ़े। दोनों अगर बढ़ेंगे, अगर दोनों बढ़ते हैं, दोनों को बढ़ने से क्या होगा? जो और देश है जिनको कभी मौका नहीं मिला और जिनको अभी मिल भी नहीं पा रहा है, वो क्या करेंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे, इसमें शामिल हो सकते। इसलिए भारत इस बात का समर्थन बार बार कर रहा है कि जो विकासशील देश हो या स्थायी सदस्य हैं वो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना तो बनता है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। अगर कुछ समस्या हो आपको तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। कोई आपका इसमें कोई ये फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा इसमें, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, मेरी दुआ आप सबके साथ रहेगी। मैं दुआ करूँगी कि आप सबके अच्छे नंबर आए। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे।